जय हिंद दोस्तों। एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। अब ये जो मुद्दा है ये संसद के समक्ष पेश किया जाएगा और इसको पास कराने की जो प्रक्रिया है ये चालू की जाएगी। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आगामी हर एग्जाम के लिए काफ़ी ट्रेंडिंग बन चुका है। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन और सारे फैक्ट आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ क्या है। सबसे पहले आपको अर्थ जानना जरूरी है। जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसका मीनिंग क्या है। तो लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ करवाना इसका अर्थ है। यानी कि जो लोकसभा है और सभी राज्यों की विधानसभा और स्थानीय निकाय में क्या क्या आ जाएगा, तो नगर पालिका आ जाएगा, प्लस में ग्राम पंचायतें आ जाएगा। ठीक है, तो नगर पालिका, ग्राम पंचायतें, लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना, ये एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ होता है। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, चर्चे में रही रामनाथ कोविंद समिति का संबंध किससे है। रामनाथ कोविंद समिति, इसको याद रखना, इसका संबंध है वन नेशन वन इलेक्शन से। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रामनाथ कोविंद समिति बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रामनाथ कोविंद समिति बनाई गई थी और इसकी अध्यक्षता करी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, रामनाथ कोविंद। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रामनाथ कोविंद हैं ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 2017 से ये 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति का गठन कब किया गया। तो कोविंद समिति का गठन आपसे पूछा जाएगा। इसका गठन हुआ 2 सितंबर 2023 को, पिछले साल इसका गठन हुआ था। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो रामनाथ कोविंद समिति है इसमें कुल कितने सदस्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है और कई बड़े बड़े चैनल जो हैं इसको गलत पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन भैया नहीं, इसमें टोटल कितने सदस्य थे, इसमें टोटल 8 सदस्य थे। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा दोस्तों। जो रामनाथ कोविंद समिति है ना, इसका गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ था और इसका संबंध है इस समिति का वन नेशन वन इलेक्शन से और इसकी अध्यक्षता करी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या की बात करें तो टोटल 8 सदस्य हैं। ठीक है, 8 सदस्यों में से एक तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये अध्यक्ष ही हैं। ठीक है, और एक वकील हैं, फेमस वकील, इनका नाम है हरीश साल्वे। क्या नाम है, हरीश साल्वे। तीसरे अमित शाह हैं, बीजेपी के नेता हैं जो कि गृह मंत्री हैं। चौथे कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी और तीसरे हैं गुलाम नबी आज़ाद, ये डीपीए पार्टी के नेता हैं। ठीक है, तो 3 इस कमेटी में नेताओं को शामिल किया गया। आप लोग यहाँ पर फोटो में भी देखिए, ये 3 नेता हैं। ठीक है, ये शामिल किए गए इस कमेटी में और इसके अलावा जो है 3 अफसरों को शामिल किया गया। 3 अफसर में एक तो एन के सिंह हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और सुभाष कश्यप हैं। ठीक है, ये लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं। संजय कोठारी हैं, ये पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। तो टोटल कितने सदस्य थे इस कमेटी में, 8 सदस्य। और विशेष आमंत्रित सदस्य थे 2, एक अर्जुन राम मेघवाल, ये पूर्व कानूनी मंत्री हैं, और डॉक्टर नितिन चंद्रा। ठीक है, तो ये 2 आमंत्रित सदस्य थे। तो रामनाथ कोविंद कमेटी से ये सारे सदस्यों के नाम आपको याद रखना है, कौन किस पार्टी से था, कौन क्या था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से पता है कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामनाथ कोविंद समिति में इनमें से कौन शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे सदस्यों के नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित कोविंद समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति को कब सौंपी। 2 सितंबर को इसका गठन हुआ था। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को इस समिति का गठन हुआ था और इसने टोटल 191 दिनों तक कई सारे विशेषज्ञों से चर्चा करी, कई सारे राजनीतिक दलों से मुलाकात करके चर्चा करी और टोटल याद रखना 18,600 कितने, 18,626 पन्नों की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करी है इस कमेटी ने। ठीक है, और इस कमेटी ने 191 दिनों की रिसर्च करने के बाद मार्च 2024 में, कब,
मार्च 2024 में, और तारीख पूछी जाए तो 14 मार्च 2024 में इस समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित कोविंद समिति की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट ने किस दिन मंजूरी दी? देखिए, एक एक डेट याद रखना। गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी कब? 14 मार्च। कब? 14 मार्च 2024 को। और इस कमेटी की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? तो इसको मंजूरी मिली 18 सितंबर 2024 को। ये 3 डेटें अपने दिमाग में छाप लो, 1 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित कोविंद समिति ने क्या सिफारिशें करी? तो देखिए, कोविंद समिति ने कई सारी सिफारिशें करी हैं। ठीक है, छोटी बड़ी, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फायदे हैं, कई सारी सिफारिशें करी हैं। लेकिन जो मुख्य सिफारिश है, इसने कहा है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा और जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय से आप एक बात याद रखना कि इसमें नगर पालिका और नगर पंचायतें भी शामिल हैं। तो इस कमेटी ने सिफारिश की है कि इन सभी का चुनाव एक साथ कराया जाना चाहिए। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने किस वर्ष से पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करी है? तो इस कमेटी ने कहा है कि वर्ष 2029 से एक साथ चुनाव कराने चाहिए। मतलब ये सिफारिश करी है कोविंद कमेटी ने। ठीक है, कब से? 2029 से एक साथ चुनाव कराना चाहिए, ये सिफारिश करी। हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। देखिए, यदि 2024 की लोकसभा चुनावों के बाद जो सिफारिश की है कोविंद समिति ने, इन सिफारिशों को यदि स्वीकार कर लिया जाता है और इसको लागू कर दिया जाता है, तो ऐसा संभव है कि जो पहला एक साथ चुनाव है ये 2029 में हो सकता है। लेकिन अभी इसको संसद से पास कराना होगा ना। सबसे बड़ी जो मतलब हम कह सकते हैं चुनौती है, संसद से पास कराना, 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। ठीक है, और अभी जो है विपक्ष भी मजबूत है, विपक्ष इसका लगातार विरोध भी कर रहा है। मतलब कई सारी चुनौतियां यहाँ से मतलब सामने आएंगी। तो 2029 इस कमेटी ने कहा है, सिफारिश करी है, तो याद रखो 2029। लेकिन ये लग नहीं रहा कि 2034 तक संभव हो सकता है। बाकी आप लोग एक राजनीतिक ज्ञान रखते होंगे तो अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। और जिन राज्यों में दोस्तों होता क्या है, इसमें होगा क्या कि जैसे अगर मान के चलो सब कुछ सही हो जाता है, लोग जो संसद से ये मुद्दा पास हो जाता है, ठीक है, और 2029 में ही एक साथ चुनाव कराया जाना है, तो क्या होगा? बीच में जो विधानसभाएं हैं राज्यों की, जिनका कार्यकाल 2029 में समाप्त नहीं हो रहा है, कई कई विधानसभाओं का कार्यकाल 2032 में समाप्त होगा, कई का 30 में समाप्त होगा, कई का 31 में समाप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो राज्यों की विधानसभाएं हैं जिनका कार्यकाल 29 के बाद समाप्त होना है, उनको समाप्त किया जाएगा, उनका विघटन किया जाएगा, और फिर 29 में एक साथ चुनाव कराया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? और इसमें कई सारे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, ये प्रभावित होंगी, तो कई सारी परेशानियां भी सामने आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद समिति ने भारतीय संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ने की बात कही है? दोस्तों, कोविंद समिति ने अपनी सिफारिशों में स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि आप संविधान में अनुच्छेद 82 आ नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 82 आ नहीं जोड़ते हैं, तो एक साथ चुनाव कराया जाना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। अनुच्छेद 82 आ, इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल है, इसको समाप्त करना होगा। ठीक है, जब लोकसभा के साथ विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त होगा, ठीक है, तभी तो एक साथ चुनाव कराया जाना संभव हो पाएगा। तो ये अनुच्छेद संविधान में जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कई सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन करना भी जरूरी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोविंद समिति जो है एक साथ चुनाव कराने के लिए कितने संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश करी है? तो कोविंद समिति ने कहा है कि संविधान में लगभग 18 संशोधन करने की जरूरत है, तभी एक साथ चुनाव करवाया जाना संभव हो पाएगा। ठीक है, और एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित जो कोविंद समिति है, इसने संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की सिफारिश करी है? वैसे मैंने आपको बताया कि इसने लगभग 18 संशोधन करने की सिफारिश करी है। ठीक है, लेकिन कौन से अनुच्छेद में से संशोधन करने की सिफारिश करी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172, ठीक है, इन दोनों अनुच्छेद में जो है ये संशोधन करने की सिफारिश करी है कोविंद समिति ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उक्त दोनों। अब देखिए अनुच्छेद 83 में क्या है?
तो लोकसभा के कार्यकाल को नियंत्रित करता है 83, इसमें भी संशोधन किया जाएगा। 172 राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल को नियंत्रित करता है, इसमें भी संशोधन किया जाएगा, क्योंकि कार्यकाल दोनों का एक साथ समाप्त करना जरूरी है, तभी एक साथ चुनाव होना संभव हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा भी चल रहा है, इसके पहले कभी एक साथ चुनाव नहीं हुए। जो पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के, ये एक साथ ही हुए थे। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो लोकसभा के जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, ठीक है, और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव 1951-52 में हुए थे ना, वो एक साथ ही हुए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल एक साल हुए, इसके साथ 1951-52 में तो हुए, फिर दूसरी बार हुए 1957 में, तीसरी बार हुए 62 में, और चौथी बार हुए 1967 में। ठीक है, फिर कई सारे कारण आए, जैसे मान के चलो कि कहीं पर किसी राज्य की विधानसभा किसी कारण से विघटित हो गई। ठीक है, तो अब एक साथ कैसे, अब तो वहाँ बीच में चुनाव करवाना पड़ेगा ना। तो राजनीतिक अस्थिरता आए, राज्य विधानसभाओं की शीघ्र विघटन, ये देखो जल्दी विघटन हो गई किसी राज्य की विधानसभा, और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए अलग अलग चुनाव की आवश्यकता, जैसे विभिन्न कारकों के कारण एक साथ चुनाव की जो प्रथा चल रही थी, ठीक है, 1967 तक चली ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पहली बार आपसे पूछा जाएगा, पहली बार एक साथ चुनाव 1951 और आखिरी बार एक साथ चुनाव 1968 में कराए गए। आखिरी बार वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखो आ गया क्वेश्चन कि भारत में आखिरी बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव मैंने आपको बताया कि 1967 में हुए थे। ठीक है, दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, बार बार मैं आपको बताता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम वन नेशन वन इलेक्शन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार के लगभग 60 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक आपको हमारी ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। हमारी करंट अफेयर्स की शानदार ई बुक लॉन्च हो गई है। ये वाला जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा। इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, जनवरी से लेकर अब तक का अपडेट करंट अफेयर्स मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों हमारी दूसरी जो ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, तीसरी साइंस की ई बुक है, और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए हमारी इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट है, वर्ष 1983 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था? ऐसा नहीं है कि अभी कोविंद समिति पहली बार सुझाव दे रही है। ठीक है, इससे पहले भी 3-4 बार प्रयास किया जा चुका है, अलग अलग कमेटियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बात है वर्ष 1983 में, और भारतीय निर्वाचन आयोग ने और R.K. त्रिवेदी की अध्यक्षता में देश में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। एक इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करी थी? तो विधि आयोग ने वर्ष 1999 में VP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करी थी। वर्ष 2018 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी? तो किसकी अध्यक्षता में करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा VS चौहान की अध्यक्षता में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है, तो राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति का यदि चुनाव लड़ना है किसी व्यक्ति को तो उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है आपको, ठीक है, लिख लो 35 वर्ष किस किस के लिए जरूरी है? तो एक तो राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, दूसरी उपराष्ट्रपति के लिए, और तीसरी जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनके लिए, ठीक है, 35 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष भैया किस किस के लिए होना चाहिए? मैंने चार्ट बना दिया है। ठीक है, तो देखिए 30 वर्ष राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए, और जिन राज्यों में विधान परिषद है और विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनना है तो कितने वर्ष? 25 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि यदि आपको क्या बनना है, मुख्यमंत्री बनना है या फिर प्रधानमंत्री बनना है, तो कम से कम 25 साल के तो आप हो जाओ, है ना। ठीक है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल मैंने बता दिया 35 वर्ष, और ग्राम प्रधान बनना है, यदि आपको सरपंच बनना है, यदि आपको मुखिया बनना है तो कम से कम 21 साल के हो जाओ।
और वोट करने के लिए तो पता ही है कि 18 साल का होना ज़रूरी है। ये भी पहले 21 साल था भैया, कितना 21 साल था, लेकिन 21 साल से 18 साल कब हुआ, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा वोट डालने की जो उम्र है ये 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? देख लो, वही बात आ गई भैया, 18 वर्ष में आप वोट करने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, पहले ये 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1989 में। तो वोट करने की जो एज है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन ये पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। स्टैटिक जीके में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो भारतीय चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोनों के लिए, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक साथ पूछा गया है, दोनों के लिए 131 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, यदि हम बात करें अनुसूचित जाति के लिए तो 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 47 हैं। अलग अलग पूछा जाए तो ये संख्या भी याद रखना और टोटल जोड़ देना, तो टोटल 131 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या लाभ है? तो मतलब नुकसान भी हैं लेकिन लाभ ज़्यादा होंगे, हम यही कह सकते हैं, तभी तो सरकार ला रही है। तो देखिए, चुनाव पर जो अनावश्यक करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, कई बार चुनाव करवाए जाते हैं बीच बीच में, ठीक है, तो उनमें कमी आएगी कहीं ना कहीं। बार बार चुनाव करवाने की जो जटिलता है, ठीक है, उससे मुक्ति मिलेगी। एक अलग ही लोड रहता है मतलब पार्टियों पर, सरकारों पर कि चुनाव करवाना है, इस राज्य में चुनाव करवाना है, उस राज्य में चुनाव करवाना है, तो ये जो लोड है ये भी खत्म होगा। बार बार जो आचार संहिता जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती क्या नियम है, जो बार बार आचार संहिता लगा दी जाती है उसमें कमी आएगी। मतलब ये सारे लाभ जो हैं ये एक राष्ट्र एक चुनाव से यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर कितने राजनीतिक दलों ने अपना विचार देने के लिए संपर्क किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोटल 62 दलों से संपर्क साधा गया था। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए टोटल 62 दलों से संपर्क साधा गया था। ठीक है, तो ये जो कमेटी बनाई गई थी कोविंद कमेटी, तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर टोटल 62 पार्टियों से संपर्क साधा। ठीक है, 62 में से 32 पार्टियों ने ये जो विचार था एक राष्ट्र एक चुनाव का, इसका समर्थन किया। 32 पार्टियों ने समर्थन किया, 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया और 15 ऐसी पार्टियां थीं जो बिल्कुल न्यूट्रल रहीं। उनने कहा भैया क्या है ये, हमें तो पता ही नहीं है, या फिर मतलब उनने कुछ नहीं कहा, जो दिखाया आपको तो भैया वो करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का संबंध किससे है? दोस्तों, भारत में चुनाव कराने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है ये अधिनियम। भारत में चुनाव कराने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें जो आपकी वोटर लिस्ट है, ठीक है, मतदाता सूची और सदस्यता के लिए योग्यता, चुनाव में आचरण जो है कैसा होगा, ये सारे पहलू जो हैं ये इसी में शामिल हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, संवैधानिक शासन की विफलता के मामले में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। डिटेल की बात करें तो अनुच्छेद 352 की बात करें सबसे पहले, तो 352 में यदि देश में कोई युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है या फिर बाह्य आक्रमण जैसी स्थिति बन जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र 352 में है। ठीक है, अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है देश में। 356 जो है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है और 360 क्या करता है? तो 360 के तहत राष्ट्रपति देश में यदि आर्थिक संकट की स्थिति बन जाती है तो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति। लेकिन आर्थिक संकट की स्थिति जब बने तब, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश में आर्थिक संकट की स्थिति बन जाए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है संविधान में जिसका कभी उपयोग ही नहीं हुआ? तो अनुच्छेद 360 एक ऐसा अनुच्छेद है इसका आज तक उपयोग नहीं हुआ है और हम और आप यही प्रे करें कि इसका कभी उपयोग किया ही ना जाए, क्योंकि जब तक देश में आर्थिक संकट की स्थिति नहीं आएगी इसका उपयोग नहीं होगा। ठीक है, और हम कहेंगे कि होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329
किससे संबंधित है? भाग 15 संबंधित है चुनावों से। इससे चुनावों से संबंधित है। तो भाग 15 के बारे में जान लेते हैं। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ये चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, किस आयोग की? चुनाव आयोग की। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप कह देना 324। देखिए, मैं चाहता ना तो लगभग 60 से ज़्यादा यहाँ पर एमसीक्यू बना देता आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना चाहते, हम क्वांटिटी नहीं, हम क्वालिटी पर फोकस करना चाहते हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं या जो मुझे कंटिन्यू वॉच करते हैं वो जानते होंगे। ठीक है, तो 324 जो है ये चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। 325 में कहा गया है कि धर्म, जाति या फिर लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान किया गया है 325 में। 326 क्या कहता है? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे, ये 326 कहता है। 327 विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की जो शक्ति है ये संसद को देता है। 328 ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति। ठीक है, और 29 की बात करें तो चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है, ये 329 में है। तो ये सारे अनुच्छेद हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है? मैंने अभी बताया जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, इसका संविधान में जिक्र है। अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र किया गया है। संविधान में किसी संस्था का, किसी आयोग का जिक्र है, यानी कि वो संवैधानिक संस्था है। ठीक है, याद रखना ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी को, इसलिए हम नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। ठीक है, और जो मतलब संविधान में इसका कहाँ पर वर्णन है? तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। ठीक है, और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो ये होती है। सारे फैक्ट याद रखना भैया, ये सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 545 है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित करी गई है। कब तक? 2026 तक। 2026 तक, यानी कि जब तक लोकसभा का परिसीमन नहीं होता। ठीक है, लोकसभा का परिसीमन प्रस्तावित है 2026 में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2026 तक ये 550 संख्या निर्धारित करी गई है अधिकतम, कि 550 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जब परिसीमन होगा तो इनकी संख्या और बढ़ेगी, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। 543 में से 530 तो राज्यों से आते हैं, 13 आते हैं संघीय क्षेत्रों से। और वर्तमान में राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। 245 में 233 तो आएंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 कहाँ से आएंगे? 12 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित करी गई है? तो अधिकतम 250 निर्धारित करी गई है। ठीक है, अधिकतम वाला जो आंकड़ा है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ किसके द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है? तो जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देते हैं, कौन? राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देते हैं तो निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो ये जो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं, ये अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। याद रखना, चुनाव संबंधी अधिसूचना जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत राष्ट्रपति जारी करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो कोई दल जो है इस किसी भी दल को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार जो है ये चुनाव आयोग को है। ठीक है, याद रखना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से संबंध है दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 18वीं लोकसभा चल रही है। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है।
ठीक है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। जो मताधिकार है, वोट करने का अधिकार, मत करने का अधिकार, तो मताधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो वोट करने का अधिकार जो है आदमी, जो बच्चे हैं वो मौलिक अधिकार लगा देते, भैया नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, याद रखना, वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक था, एक राष्ट्र एक चुनाव टॉपिक, तो इसको हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के यदि आप सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं कम समय में, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लीजिए। इसमें सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेंगे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये भी मिलेगा। साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी इसी ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। स्टैटिक जीके पढ़ना है ना, वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है जो बार बार TCS के द्वारा कई बार पूछे गए हैं, या फिर सामान्य विज्ञान पढ़ना है, तो इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। तीनों ई बुक बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं और तीनों का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर बता के जाइएगा। इसी वीडियो से हमने इस क्वेश्चन को पूछा है कि भारत में पहली बार एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव हैं ये कब हुए थे? फटाफट से अपना आंसर लगाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बताएं उनको हमारे चैनल के बारे में, बहादुर सर के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको इसी प्रकार के जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, मैं इतनी तो उम्मीद आपसे लगा ही सकता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।